हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे समसामयिक मुद्दे कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं वर्तमान में हमारे देश समाज में हो रही प्रमुख राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय एवं अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की। एक विद्यार्थी होने के रूप में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एक अभ्यर्थी होने के रूप में या इस देश समाज के एक जागरूक नागरिक होने के रूप में हमारे लिए इन घटनाओं की, इन विषयों की समझ होना अत्यंत आवश्यक है। आज के इस कार्यक्रम में हम जो विषय चर्चा करने वाले हैं वो भारत की शासन पद्धति से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हाल ही में अभी राज्यसभा के 12 सदस्यों का निलंबन किया गया, इसलिए भारतीय संसदीय व्यवस्था चर्चा में बनी हुई है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम भारत की संसद और संसद की कार्यप्रणाली पर एक नज़र डालेंगे। आइए अब हम सबसे पहले समझ लेते हैं भारत में संसदीय व्यवस्था। संविधान निर्माताओं ने भारत में शासन पद्धति के लिए संसदीय प्रणाली को अपनाया, जिसमें भारत की जनता प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों को चुनकर संसद में भेजती है, जो हमारे संविधान के अनुसार वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप कानून बनाने और उन कानूनों के आधार पर भारत में शासन व्यवस्था को संचालित करने का काम करते हैं। भारत के संविधान में ही अनुच्छेद 79, 80 और 81 के तहत संसद और संसद के दोनों सदनों का राज्यसभा और लोकसभा का उपबंध है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन कहलाता है, जबकि लोकसभा संसद का निम्न सदन कहलाता है। लोकसभा प्रत्येक 5 वर्ष पर विघटित हो जाती है और उसके स्थान पर नई लोकसभा का गठन होता है, जिसमें भारत की जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेकर अपने प्रतिनिधियों को लोकसभा में भेजती है। भारत का वह प्रत्येक नागरिक जो कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, इन चुनाव प्रक्रियाओं में भाग लेने का अधिकारी होता है। सामान्यतया हम इन लोकसभा निर्वाचन को सरकार बनाने के लिए चुनाव के रूप में देखते हैं, क्योंकि इन निर्वाचनों के पश्चात ही मंत्रिपरिषद का गठन होता है और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से मुख्यतया लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है, जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इस सदन का कभी पूर्ण रूप से विघटन नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 अर्थात 1/3 सदस्य पद मुक्त होते रहते हैं और उन रिक्त हुए स्थानों पर पुनः निर्वाचन या मनोनयन के द्वारा नए सदस्य आते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भारत की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है, अपितु अप्रत्यक्ष रूप से इनका निर्वाचन होता है। अब यदि हम बात करें संसद और इन संसद सदस्यों के कार्यों की, तो इनका प्रमुख कार्य जनता का प्रतिनिधित्व करना, नीति निर्धारण करना एवं कानून बनाना होता है, जिसके आधार पर भारत की शासन प्रणाली संचालित होती है। भारत की वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा करने और उनके अनुरूप नए कानून बनाने या पुराने कानूनों में संशोधन करने के लिए सामान्यतः वर्ष में 3 बार संसद के सत्र बुलाए जाते हैं। बजट सत्र, जो कि फरवरी से मई तक, वर्षाकालीन सत्र जो कि सामान्यतः जुलाई से सितंबर तक, और शीतकालीन सत्र जो कि नवंबर दिसंबर के माह में बुलाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 85 में
उपबंध है कि संसद के 2 सदनों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। अभी वर्तमान में संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इन सत्रों के दौरान कोई भी बिल दोनों सदनों से पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति के पास जाता है और वह बिल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम का एक्ट का रूप धारण करता है, जिसके आधार पर भारत में शासन व्यवस्था का संचालन किया जाना होता है। अतः संसद और संसद सदस्यों की राष्ट्र के दिशा दशा निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि भारत की जनता अपनी संप्रभुता का उपयोग इन्हीं संसद सदस्यों और संसद के माध्यम से करती है। संसद के इन सत्रों का संचालन होना और इन सत्रों में भारत की वर्तमान स्थिति के विषय में चर्चा होना अत्यंत ही आवश्यक है। यह भारत के सर्वांगीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। अभी निलंबित हुए 12 सदस्यों पर यह आरोप है कि वह संसद के सत्र के आयोजन में बाधा डाल रहे थे, वे मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे थे, जबकि उन सदस्यों का पक्ष है कि वे कृषि कानूनों में संशोधन की मांग कर रहे थे और साथ ही सरकार पर नियंत्रण रखने का प्रयास कर रहे थे। गौरतलब है कि इन संसद सदस्यों और संसद का काम कानून बनाने के अलावा सरकार पर नियंत्रण रखना भी है। सरकार या कार्यपालिका इसी संसद का हिस्सा होती है। सामान्य रूप से हम कहें तो भारत सरकार में मंत्री पद हेतु किसी व्यक्ति को संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति मंत्री पद धारण करता है परंतु वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के भीतर किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होती है। अर्थात कार्यपालिका और विधायिका दोनों पृथक पृथक न होकर एक दूसरे से संबंधित हैं और कार्यपालिका पर विधायिका का संसद का नियंत्रण भी होता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में हमें समय समय पर सरकार के कार्य करने की स्वतंत्रता, अधिकार एवं शक्तियां बनाम उस पर नियंत्रण रखने वाली संसद अर्थात संसद सदस्यों की अधिकार, स्वतंत्रता, शक्तियां, इनके बीच तनातनी जैसे मामले दिखते रहते हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं इन संसद सदस्यों के लिए अर्हताओं की। संविधान में ही अनुच्छेद 84 के तहत संसद के किसी भी सदन का सदस्य होने के लिए आवश्यक अर्हताओं अर्थात योग्यताओं का उपबंध है। साथ ही अनुच्छेद 102 में भी संसद सदस्यों की अयोग्यताओं का उल्लेख है। सामान्य रूप से यदि हम कहें तो संसद के किसी भी सदन का सदस्य होने के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं वह हैं कि वह भारत का नागरिक हो, वह घोषित दिवालिया न हो या घोषित विकृत चित्त न हो या संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अधीन अयोग्य न ठहराया गया हो। इसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय संसद ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 पारित किया। अर्थात इस अधिनियम में उल्लिखित योग्यताओं का भी होना संसद सदस्य के लिए योग्यताओं के रूप में है। साथ ही संसद सदस्यों के लिए आयु संबंधी सीमा का भी निर्धारण है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष की आयु का होना, जबकि लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की आयु का होना आवश्यक है। चूंकि इन सांसदों के निलंबन का जो हालिया मामला है, इसका निर्णय सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा लिया गया, इसलिए चलते चलते हम जान लेते हैं
कि सदन के पीठासीन अधिकारी क्या होते हैं। संसद के प्रत्येक सदन के पीठासीन अधिकारी होते हैं जिनका उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 89 और 93 के तहत है। राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होते हैं, जबकि लोकसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन उस सदन के सदस्य अपने बीच से ही करते हैं, जबकि राज्यसभा के सभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सभापति के रूप में न होकर उपराष्ट्रपति के रूप में होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति जैसे ही भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होता है, वह स्वयमेव राज्यसभा का सभापति नियुक्त हो जाता है, बन जाता है। सदन के पीठासीन अधिकारी का पद प्रतिष्ठा और प्राधिकार वाला होता है। सदन की कार्यवाही का सुव्यवस्थित रूप से संचालन करना पीठासीन अधिकारी का प्रमुख दायित्व होता है। सदन के भीतर तथा सदन से संबंधित सभी मामलों में उसका कथन वेद वाक्य होता है। प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया का सर्वाधिकारी होता है और संविधान के अनुच्छेद 118 के उपबंधों के अधीन सदन अपनी प्रक्रिया तथा कार्य संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बना सकता है। और अभी हाल ही में जो निलंबन का मामला है वह संसदीय नियमों के नियम संख्या 256 के तहत ही किया गया। तो ये थे इस घटना से जुड़े हुए कुछ संवैधानिक और राजनीतिक पहलू। इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी चर्चा के साथ। चलते चलते हम आपको एक क्वेश्चन देकर जा रहे हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए राज्यसभा का सभापति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी लोकसभा का अध्यक्ष। इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ये कार्यक्रम आपको यदि पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसे ही नए नए चर्चाओं में शामिल होने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।